नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो सावन का महीना शुरू होने वाला है। शिव भक्त सब उत्साहित हैं और कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है। 22 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी। इसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर गतिविधियां काफी तेज से दिखाई दे रही हैं। एक ऑर्डर पास किया गया है जिसके मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकानें पड़ेंगी उनको अपनी नेम प्लेट लगानी है। इसका विरोध एनडीए के अंदर ही शुरू हो गया है। आरएलडी हो, उसने इसका विरोध किया है, कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। बिहार में जाइए तो वहाँ पर जेडीयू जो बड़ी सहयोगी है और केंद्र सरकार में बड़ा ही उनका योगदान रहा है, वो भी कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। एक तरफ ये चल रहा है, दूसरा शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं सबका साथ नहीं चाहिए। इसको भी इसी से जोड़कर देखिए कि किस तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस पार्टी के अंदर चल रही हैं। और दूसरी तरफ हेमंत बिश्व शर्मा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2041 तक असम मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर मर्ज करें और एक तस्वीर में देखने की कोशिश करें तो इनसाइड स्टोरी क्या बनेगी, आज समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, इन तमाम चीज़ों को एक एक करके देखें, सिलसिलेवार तरीके से देखें तो क्या स्थिति एनडीए के अंदर बनती दिख रही है, क्या कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रहे हैं और क्या मुद्दे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उठाने जा रही है? क्योंकि अभी बजट सेशन भी शुरू होगा तो हंगामा तो होना ही है। तो क्या कुछ हो रहा है या होने वाला है? राजनीति से पहले बात तो धर्म की कर लेनी चाहिए। धर्म के मुताबिक जब शिव ने विष पिया और संपूर्ण समाज उसके बेहतरी के लिए उन्होंने विष पिया, और विष पीने के ताप से जब वो पीड़ा में थे तो उनके भक्तों ने त्रेता युग में ये प्रसंग आता है कि समुद्र मंथन के दौरान, हाँ, वो विष का पान उन्होंने कर लिया और उनका गर्दन नीला हो गया, इसीलिए कंठ में रोक लिया तो नीलकंठ कहलाते हैं। तो लेकिन उस विष की वजह से ना उनको साइड इफेक्ट, असीम पीड़ा होने लगी। तो उनके भक्तों ने माँ गंगा के पास जाकर उनका जल लेकर के उनके ऊपर डाल दिया, जिससे कि उनकी पीड़ा जो है वो कमे। देखिए, पूरे जगत चराचर सब शिव के ऊपर आलंबित है और शिव ने अपनी जिम्मेदारी का भान करते हुए विषपान किया, और बदले में किस तरह से जो लाभार्थी थे उनके इस त्याग के, उन्होंने भगवान शिव के लिए अपना जो योगदान वो दिया, और वहीं से कांवड़ का एक सिलसिला चलता है। वो आज भी वहाँ से भगवान शिव के लिए जल लेकर के और श्रावण की चतुर्दशी को लोग आते हैं और अपने अपने गांव के आसपास जो शिवलिंग है, भगवान शिव के मंदिर है, वहाँ जाकर के जल चढ़ाते हैं। मान्यता वही है। गंगा जल ज़्यादातर लोग लेकर जाते हैं और फिर जी हाँ, तो ये परोपकार का जो भाव है हिंदू धर्म में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा, उस परोपकार की भावना के प्रति अपना एक समर्पण जो मानव समुदाय का है, उस समर्पण के भाव को हर सावन में हर साल मानव जाति ख़ास तौर पर वो जताती है भगवान शिव के प्रति। तो इस कार्य में मैं ये देख रहा हूँ, जो बहस सामने आई है, ये एक नया ब्रांच जैसा कुछ निकल रहा है। वरना ये तो आस्था का प्रश्न जो है, ये तो मुझे लगता है कि सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। जब से हम लोगों ने होश संभाला और हमारे पिताजी ने संभाला और उनके पिताजी ने संभाला, कांवड़ तो ख़ास तौर पर हिंदी पट्टी में हर जगह लाया ले जाया जा रहा है सावन के महीने में। तो फिर कभी ऐसी बात तो सामने नहीं आई कि जब कांवड़ लेकर के कोई व्यक्ति जा रहा है और वो किसी फल वाले के पास रुकता है तो वो ब्रह्मशरण का है या इमरान का है, ये तो कभी दिमाग में नहीं आई थी बात, जो अभी इस वक्त आ गई। अब आपने कहा दो बातें। एक तो आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल
के बड़े नेता हैं, पहले टीएमसी में थे, हम्म, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए हमें मुसलमानों का साथ, और ये सबका साथ का थ्योरी हमें छोड़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली उनको वोट नहीं मिल रहा है, तो उनका बड़ा लिमिटेड पॉलिटिकल डिस्कोर्स है कि भाई जिनका वोट हमको नहीं मिल रहा है तो मंच से ही कह देते हैं कि आपका नहीं चाहिए, क्योंकि हम सर के बल के खड़े हो जाएं तो भी वो वोट ममता जी को ही जाएगा। कुछ इसी तरह की भाषा थोड़ी सी बदली हुई थी जब 80 और 20 की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी। हाँ, वो भी मन से ही बात कर रहे थे। वो भी कर रहे थे, पर या उसमें क्या था कि फिर भी साल 2 साल 4 साल पहले तक में एक आवरण पर्दा था। आप कहने को कह लीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसको आप छिपा कर कह रहे हैं तो लिहाज है। लेकिन यहाँ लिहाज छोड़ दिया गया जब उन्होंने कहा कि हमें चाहिए ही नहीं आपका वोट, आपका वोट हमें नहीं चाहिए, सबका साथ नहीं चाहिए। अब ये सबका साथ जो नहीं चाहिए, यही तो है जो नेम प्लेट लिखवाया जा रहा है, यही वही भावना है। ये वही भावना है। देखिए, ये सियासत है। आम लोग इससे भले परेशान हो रहे हों, आम लोगों को लग रहा हो कि क्या हो रहा है ये, कांवड़ वालों को लग रहा हो, या फिर कुछ कांवड़ वाले खुश होंगे, कुछ जरूर होंगे जो सोच रहे होंगे, है ना, कि ये क्या आ गया, है ना, ये सब। तो हम तो धर्म कर्म की बात कर रहे हैं। ये बीच हम जब रास्ते में जाते हैं तो हमें कुछ खाना पीना होता है तो हम दुकान तो नहीं देखते हैं। अब आपने मेरे दिमाग में डाल दिया, दिमाग में डाल दिया। हाँ, ये कि मैं भाई, ये तो सही बात है कि लहसुन प्याज ये सब हम लोग, कोई हिंदू होटल भी है, अगर वो प्याज का प्रयोग कर रहा है, लहसुन का प्रयोग कर रहा है, तो हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन जो अनजान संजान महाकल्याण, हिंदू धर्म में एक ये भी कहा जाता है कि अगर आपको पता नहीं है, इग्नोरेंस दाई नेम इज ब्लिस, आप इग्नोरेंट है किसी के बारे में, तो उसके लिए कोई अपराध नहीं माना जाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि ये मिलता है, मतलब नॉनवेज की एक रेहड़ी समझ लीजिए, दुकान टाइप की थी, और ऊपर लिखा हुआ था शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो मतलब इस तरह की चीज़ें कि मतलब लोगों को उस बात, हमारी दुकान क्या है, हमारा धर्म क्या है। कोविड में भी हमने देखा कई जो फल वाले थे उनको लोग पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या, तभी फल खरीदेंगे। तो ये जो भावना है, ये जब प्रचारित की जा रही है तो इसका असर जो है कितना राजनीति पर किस तरह से पड़ेगा, वो तो एक अलग बात है। सामाजिक तौर पर पड़ रहा है, भक्ति आस्था पर पड़ रहा है। अब देखिए, ऐसा ये है कुछ कि अलग सिचुएशन है। इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। ये आता है और फिर चला जाता है। वजह उसकी क्या है कि ये जो प्रयोजन है वो राजनीतिक है, जो उद्देश्य है वो सियासी है। इसी कारण से ये कोई समाज के भीतर से उबल कर आ रही एक भावना नहीं है। जैसे दंगे होते हैं, वो समाज के भीतर से पैदा होते हैं। लड़वाना तो हमेशा चाहेंगे राजनीतिज्ञ, लेकिन लड़ाई तब हो जाती है जब सचमुच में लड़ाई की स्थिति बन जाती है, उनके पास वजह होती हैं दो कम्युनिटी के बीच। तो इसीलिए ये कोई अंदर से जनित बात नहीं है। जो बात कही गई अपने तरीके से बंगाल में, वही बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश में, अपने अपने तरीके से कही जा रही है। सामने में सियासी चुनौतियां हैं, उनसे भिड़ना है, और इस कारण से ये कही जा रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी चल रहा है अमरनाथ यात्रा का सीजन। अमरनाथ यात्रा में जो मंदिर जब पहुंचते हैं जब लोग, गुफा, तो वहाँ पर जो बेचने वाले होते हैं पूजा पाठ की सामग्री, बताते हैं कि वो मुस्लिम समुदाय से होते हैं। वैष्णो देवी जाइए, वैष्णो देवी में जब आप जाते हैं तो आप पाते हैं कि जो खच्चर लेकर के, या फिर कई दफ़े छोटे बच्चों को वो सर में ऐसे बांधते हैं और पीछे में पिट्ठू लादते हैं, तो वो आमतौर पर मुस्लिम समुदाय से होते हैं, या घोड़े लेकर के जो चलते रहते हैं। केदारनाथ में भी बहुत से ऐसे होते हैं। उनका वो काम ही है, वो आसपास के ग्रामीण होते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो माँ वैष्णव देवी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि रोजी रोटी का जरिया जो है उनके भी माँ वैष्णो देवी ही है। जैसे बाकी लोग आस्था उनके प्रति रखते हैं, माँ वैष्णो देवी के प्रति वो भी आस्था रखते हैं। देखिए कैसे पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी वहाँ का है,
जो इकोनॉमिक इकोलॉजी है वो डिक्टेट करता है कि भाई ये हिंदू हो या मुसलमान, इसके घर की जो रोटी है वो वैष्णो देवी माता उनकी वजह से चल रही है। अच्छा, आपने जब ये बात बताई कि वो किस समुदाय से हैं, तो मैं क्योंकि केदारनाथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तुंगनाथ, तो वहाँ पर पिट्ठू और ये सब चलते हैं, तो कभी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि वो कौन सी जाति या धर्म के होंगे, कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आमतौर पर जब आदमी मैं कहता हूँ कि हम लोग चलिए किसी धार्मिक स्थान पर नहीं, नॉर्मल डेज में भी हम लोग कहीं जाते हैं तो पानी खरीदते हैं या कुछ रास्ते में कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, तो दुकानदार का नाम पूछकर तो नहीं खरीदते। तो समाज के अंदर तो वो वैसी भावना नहीं है। फिर ये भावना राजनीतिक है अगर, तो फिर इसका क्या लाभ होगा? और क्योंकि आज से नहीं, ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। देखिए, समाज की ताकत जो होती है वो यहीं पे टेस्ट होती है। यहीं पर टेस्ट होती है कि क्या इस तरह के प्रायोजित प्रयासों से समाज विभक्त हो जाता है, और समाज हमारा कितना मजबूत है इससे तय होगा। एक उदाहरण के तौर पर, सबसे ज़्यादा कॉमन नाम किसी रोड साइड ढाबे पर क्या होता है? छोटू। है ना? वो तो हर दुकान पे होता है। वो कौन है छोटू? वो हिंदू है या मुसलमान है? आप नाम से बता सकते हैं क्या? सही बात है। मुन्ना। पप्पू। आप कैसे बता पाएंगे? पप्पू तो हालांकि राजनीति में बहुत ज्यादा ही फेमस है। कैसे बता पाएंगे इन नामों से कि ये कौन से समुदाय से आ रहा है? क्योंकि आप मतलब ऐसा कोई ढाबा ही नहीं है जहां छोटू नहीं होता है। तो फिर वो कैसे तय होगा? भाई आप कैसे ये बात कह रहे हैं? ठीक है, आस्था का अपना एक आधार है, और बहुत से लोगों को लगता होगा कि हम मेरे धर्म समुदाय से जो नहीं आते हैं उनके हाथ से फ़िलहाल इस दौरान जब मैं यात्रा कर रहा हूँ मैं नहीं खाऊंगा पीऊंगा, या फिर जो हमारे ही धर्म के लोग हैं लेकिन मांस मछली का सेवन करते हैं, मैं उनसे होता है उनसे मैं संपर्क नहीं रखूंगा या उनके घर नहीं खाऊंगा। ऐसा संभव है, होता है। ऐसा बहुत से लोग होते हैं जो कि हिंदू धर्मावलंबी हैं और हिंदू धर्म के लोगों से ही वो दूरी बना के रखते हैं जब कोई बहुत विशेष अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये मांस भक्षी हैं। तो इस कारण से थोड़ी दूरी, उनकी आस्था का सवाल ये हो सकता है। तो उनके लिए आप अलग व्यवस्था करवा सकते थे कि आपके लिए ये जो है ये हिंदू ये शाकाहारी भोजनालय या शाकाहारी फल दुकान, ये कुछ इस तरह की बातें सरकार की तरफ से कर सकते थे आप मार्ग पर, उस मार्ग पर। दिस एफर्ट, ये जो एफर्ट है, दिस एफर्ट स्पीक्स ऑफ एन इश्यू व्हिच इज ट्राइंग टू डिवाइड द सोसाइटी, जो शायद विभाजन को, इसी कारण से आपने देखा कि कैसे जेडीयू ने, आरजेडी ने, एलजेपी ने और आरएलडी ने, इन सबों ने असहजता जाहिर कर दी। आप अपनी सरकार की तरफ से अगर व्यवस्था कर दें तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि मेरी आस्था कहती है कि मैं बहुत ही शुद्ध तरीके से जाना और आना चाहता हूँ, तो हर 6 किलोमीटर पर पानी की व्यवस्था है, फल की व्यवस्था है, जो आपको पेड बेसिस पे ही मिल रहा है। लेकिन मैं आपकी आस्था के मद्देनजर, बहुत से लोगों को शायद वो ज़रूरी हो, बहुत से लोगों को नहीं हो ज़रूरी, है ना। मैं तो देखता हूँ कि डीजे बजा करके लोग बिल्कुल जा रहे हैं। मैं तो ये भी देखता हूँ कि वो स्नान उस दिन किया कि नहीं किया, मेरे तो उसको देख के समझ नहीं आता है कि पता नहीं वो उस दिन स्नान उसने किया था कि नहीं किया था। क्योंकि हर बार जब आप जल उठाते हैं, है ना, तो बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। कभी भी जल जो है ज़मीन पे नहीं रखा जाएगा, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। चाहे आप अगर सोने गए हैं तो वो कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर वो रखा जाएगा ताकि वो जब भी नहीं हो जाए, ज़मीन में सट न जाए। इस तरह की बातें होती हैं। तो मैं तो बड़े लोगों को एंजॉय करते हुए देखता हूँ। चलिए, वो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में और हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में फ्लेक्सिबिलिटी और सहिष्णुता ही उसका गुण है, उसका आभूषण है। तो जो जैसे चाहता है अपने धर्म को जीता है। हिंदू धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मान लीजिए उनको उस तरह की दुकानों की व्यवस्था कर देते, तो कम से कम उसमें ये जो एक होता है कि आपने नेम प्लेट लगाया, साइन बोर्ड लगाना, ये सब बातें तो नहीं आती ना।
तो कहीं कहीं ऐसा लगने लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव है, इसी वजह से क्या सड़कों पर तनाव है। हिंदू मुस्लिम करने से भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ इन दिनों हुआ है? क्योंकि कोशिश तो आज से नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया शुरू हो गया है, बस तरीके बदल गए हैं, बयान बदल गए हैं, उनका स्वरूप बदल गया है। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम का फ्लेवर है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कोई अहमियत अब रखता भी है? क्योंकि फैज़ाबाद की सीट हार गए हैं, तमाम सीटें ऐसी हारे हैं जहाँ पर जो धर्म क्षेत्र कहे जाते हैं, तो क्या कुछ बचा है इसमें अब? देखिए, फैज़ाबाद की सीट हार जाने से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि फैज़ाबाद की सीट 40,000 से जीती गई है। एक बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी थी, आज भी है। बीजेपी मजबूत या कमजोर हो सकती है? मुद्दा हुआ है कि नहीं, ये उसी है। प्रकार बद्रीनाथ जो है वो पहले से भी कांग्रेस के पास थी, इस बार भी रही है। इसीलिए अगर कोई ये कहना चाहता है कि फैज़ाबाद हार करके भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई, तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ये मुद्दों को सही तरीके से रखने वाली बात नहीं है। सेलिब्रेट कर सकते हैं लोग इस बात को लेकर के कि चलिए फैज़ाबाद हार गई तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई, पर मुझे लगता है कि वहाँ पर वो इंडिविजुअल कैंडिडेट की जीत है। अवधेश प्रसाद की राजनीति को जो लोग नहीं जानते हैं, है ना, वो इसे राम मंदिर से जोड़कर देख सकते हैं। जो व्यक्ति 9 बार एमएलए रहा है उस क्षेत्र से, वो अगर एमपी बन रहा है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और वो 6 बार उसमें मंत्री रहे हैं। जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति विशेष से आते हैं, उसके 3 लाख वोट हैं। लेकिन इस बार क्योंकि राम मंदिर वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जिस तरह का माहौल बन रहा था, उसमें उनकी जीत होना हैरत अंगेज है। पर इसी बार ये भी हुआ क्योंकि है, जो हारे हैं वो भी कोई नए खिलाड़ी नहीं थे। नहीं, इसी बार ये भी हुआ है कि सामान्य सीट से एक दलित समुदाय के व्यक्ति को टिकट दी गई है ना। सामान्य सीट से अयोध्या में भी और बाकी कई जगहों पर दिया गया है। तो नए प्रयोगों का दौर था। इसको बहुत सरलीकरण करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अयोध्या हार गए तो परेशान हो गए। ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि अब क्या होना है। विपक्ष अपने उस रेपुटेशन को कायम रखने के लिए आमादा है। उसके लिए तुरंत गठबंधन भी हो गया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर ये 10 की 10 सीटें हमारे पास नहीं आई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो सेटअप है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं जड़ से हिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है। 2027 में कौन अखिलेश यादव का सामना करने जा रहा है? कौन करने जा रहा है? क्या वो योगी आदित्यनाथ हैं? योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव होने जा रहा है या कोई और है? और अगर वो कोई और है तो क्या केशव प्रसाद मौर्य है? तो ये पहले अंदर में तय हो जाएगा, फिर अखिलेश यादव से लड़ाई होगी। पहले तो यहाँ पर स्थिति बन गई है कि योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य में कौन विजेता होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी उस दौर से गुजर रही, और इन सब डेवलपमेंट से ही जोड़ करके आप देखिए जो हो रहा है आपके इस कांवड़ रूट में, कोई अलग उससे कनेक्टेड नहीं है। आप जोड़ कर देखिए कि कैसे बंगाल में 18 से 12 हो गई सीटें। उससे जोड़ करके देखिए शुभेंदु अधिकारी के उस बयान को। आप जोड़ करके देखिए कि कैसे तमाम कोशिशों के बावजूद गौरव गोगोई जीत कर चले आए। वो हारे नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा ने जोर लगा दिया कि नौगांव में उनको पछाड़ दिया जाए, नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि अभी भी वहाँ पर इतने वोट हैं जिससे गौरव गोगोई को और उनकी तरह के सोच वालों को ताकत मिल रही है, और सामने में वहाँ पर 1-2 साल में चुनाव होने हैं। तो यहाँ पर चीज़ें, सीटें जोड़ी जा रही हो या ना जोड़ी जा रही हो, लेकिन जनसंख्या ज़रूर जोड़ी जा रही है। 40% हो गई है। 2041 तक पूरा राज्य मुस्लिम बहुल हो जाएगा। हाँ, पर वो अगर इन्फिल्ट्रेशन होता रहा तो हो जाएगा। देखिए बहुत स्मार्ट तरीके से लिखा गया है कि 2040 तक मुस्लिम बहुल हो जाएगा, पर यह नहीं लिखा गया है कि वो प्रजनन से हो जाएगा या घुसपैठ से हो जाएगा।
उनकी शिकायत घुसपैठ से है, लेकिन लिख ऐसे दिया गया है कि दरअसल आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आबादी तेजी से इसलिए बढ़ रही है कि ये सच है कि असम में घुसपैठ हुआ है, एक ज़माने में ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, पर वो हुआ है। उसी प्रकार बंगाल में भी हुआ है। देखिए वहाँ की जो आबादी है, इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ पर घुसपैठ की वजह से पॉपुलेशन के कैरेक्टर में चेंज आया है, लेकिन इसका ये अर्थ थोड़ी है कि इतनी तेजी से रिप्रोडक्शन हो रहा है, बीजेपी जब ये पूरे देश में बढ़ जाएगा आबादी। साहब ऐसा है कि ये सब हेमंत विश्वकर्मा जब लिखते हैं तो कुछ ऐसा 4 लाइन लिख देते हैं जिस पर चला जाता है कि भाई आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की बढ़ ही नहीं रही है। जो आबादी आज की तारीख में हिंदुओं की है और जो आबादी मुस्लिम्स की है, इसके बराबर होने में 1, 2, 3 नहीं 700 साल लगेंगे। नहीं वो स्टैटिस्टिक्स, हाँ स्टैटिस्टिक्स उस तरह से जाता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि प्रजनन के हिसाब से वो बोल रहे, जी नहीं, वो इन्फिल्ट्रेशन के अनुसार बोल रहे हैं। अगर घुसपैठ हो रही है, बंगाल भी सटा हुआ है, ज़्यादातर कहा जाता है बांग्लादेश से ही लोग इधर आ रहे हैं या फिर आए हैं। अगर वो आए हैं तो फिर ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहें, कोई घुसपैठ ना हो पाए, पहली बात। दूसरी, सिक्योरिटी को लेकर भी बात उठ जाएगी सरकार की और राज्य सरकार की भी, क्योंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल, फिर ये जिम्मेदारी उनकी ही है। फिर अगर बंगाल के जरिए हो रहा है तो जब आरोप ये लगते हैं कि ममता बनर्जी ने आधार कार्ड वहां पर बंटवा दिए सबको, जो लोग भी जैसे थे, क्योंकि उनको अपना चुनावी फायदा चाहिए था, तो इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नहीं देखिए, सिर्फ बयान से बात तो नहीं बनेगी। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जो बॉर्डर राज्य हैं वहाँ इन्फिल्ट्रेशन हुआ और वो गलत हुआ। वो हमारे देश के संसाधनों पर एक दबाव बना, बिल्कुल बना, हमारे देश के लोगों के ऊपर एक दबाव बना। देश का विभाजन हुआ, देश के विभाजन के बाद जो सीमाएं जिस तरह से होनी चाहिए थी सिक्योर, वो उत्तर में तो हो गई, वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं हुई जो बाद में बांग्लादेश बन गया। तो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो मुख्य चिंता दरअसल हेमंत विश्वकर्मा की इन्फिल्ट्रेशन है और वो पॉपुलेशन के चरित्र को बदल रहा है, ये भी हकीकत है। पर इन्फिल्ट्रेशन चरित्र को बदले न बदले, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना है। हमारे संसाधन बड़े सीमित हैं, हम कोई बहुत रिच देश नहीं है। हम दूसरे देश के लोगों को, नेपाल को अंदर यहाँ अपने यहाँ बुला ले, अपने यहाँ बांग्लादेश को बुला ले, भूटान को बुला ले, श्रीलंका को बुला ले, तो हम तो डूब जाएंगे। नहीं तो हम अगर रिच हो भी तब भी अगर बुलाएंगे तो हम कम ही होंगे, कम ही होंगे, नहीं हो सकता है ये। सही बात। इसलिए घुसपैठ तो रोकना बहुत आवश्यक है, वो चाहे कहीं से भी हो रहा हो, लेकिन उसको सही एड्रेस ना करते हुए उसको ऐसा ट्विस्ट दे दिया जाता है। और हेमंत विश्वकर्मा पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं, वो शब्दों का चयन ऐसे करते हैं कि कन्फ्यूजन फैल जाता है। अभी मैं झारखंड का एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो कितना सही है या फिर उसके साथ किया जा रहा दावा कितना सही है, लेकिन वो साझा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी मामले से जुड़ा हुआ है। वहाँ कहा जा रहा है कि जो घुसपैठिए आ गए हैं वो वहाँ के जो लोकल जो लोग रहते हैं उनके घर तोड़ रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे। लैंड जिहाद उसको एक तरह से कहा जा रहा है। तो ऐसी तमाम अगर घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर भी हो रही हैं, वो बॉर्डर्स वाले राज्यों में हो रही हैं या फिर क्योंकि बॉर्डर्स में अगर रह रहे हैं तो वो फिर कहीं भी आ सकते हैं, वो दिल्ली भी आ सकते हैं, वो कहीं नहीं, राज्य भी जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। वो देखिए रोहिंग्याज आए हैं, वो जम्मू तक हैं, वो हैदराबाद में हैं, वो राजस्थान के कुछ पार्ट्स में हैं, तो वो है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तो ये कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं, मतलब मैं इस बारे में पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है उसको पुष्टि करने का, कि जो तमाम आप जो मेट्रोज़ हैं या फिर ऐसी जगह हैं वहाँ पर जिन लोगों को आप देखते हैं जो भीख मांगते हुए आपको अक्सर उस पर दिख जाएंगे रेड लाइट पे, वो ज़्यादातर लोग वही हैं जो बाहर से घुसपैठ करके आए हैं। लोग ये आमतौर पर आरोप लगाते हैं, अब वो कितना सही है कितना नहीं मुझे नहीं पता। हाँ पता नहीं, लेकिन ये तो ज़रूर है कि घुसपैठ अमीरों का हो, घुसपैठ गरीब का हो, घुसपैठ नहीं होना चाहिए। आपको इतनी ही भावना घुसपैठ के लिए है तो आप मदद इमदाद जमा करिए और उस देश को दीजिए जिस देश के वो बाशिंदे हैं, बॉर्डर एरियाज के हैं, वो उनको मदद की ज़रूरत है, दीजिए। ज्योग्राफी को रिस्पेक्ट करना, किसी देश की ज्योग्राफी को रिस्पेक्ट करना बड़ा सैक्रोसैंक्ट है, बहुत ज़रूरी है।
और अगर हमने वो नहीं किया, देश की सीमाएं अगर मान लीजिए कि इस तरह से हो गई कि कोई भी व्यक्ति घुसा चला आ रहा है, तो आपके संसाधनों पर हमेशा स्ट्रेस रहेगा और कभी भी देश प्रगति नहीं कर पाएगा। तो ये एक हकीकत है, इस हकीकत को स्वीकारना पड़ेगा। आज की तारीख में उसको ट्विस्ट देना मुद्दे को कि आबादी बढ़ जाएगी और आबादी बढ़ जाएगी और हम कम हो जाएंगे, ये सब ऐसी बातें हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं है। अब ये बातें धीरे धीरे करके फिर उधर ही एनआरसी सीएए की तरफ चली जाएंगी और फिर ये बहस जो है राजनीतिक तौर पर दूसरा बिल्कुल पक्ष चला जाता है और फिर बात कहीं की कहीं चली जाती है। लेकिन जो परिस्थितियां फिलहाल हिंदू मुस्लिम को लेकर बन रही हैं, इस कांवड़ यात्रा को लेकर बन रही हैं, वो एक शब्द में कहें तो सही नहीं है। वो सही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये मुद्दे हमेशा से थे समाज में, पर जनता देखिए वोट अपने तरीके से करती है। उसको जब देखती है कि सचमुच में सांप्रदायिकता जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई, तो उसके अपने सेफ्टी गार्ड्स हैं, वो अपने तरीके से चीज़ों को सुधार देती है। कई बार जो सचमुच में कुछ इस तरह की आवश्यकता होती है तो वो उस तरह से वोट करती है। जब मंदिर आंदोलन हुआ, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और अगले ही साल मस्जिद डेमोलिशन के बाद अगले ही साल यानी कि 6 दिसंबर 92 को हुआ, 6 दिसंबर 93 को मुलायम सिंह थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कल्याण सिंह नहीं थे। साल नहीं लगा, कल्याण सिंह जो गए चुनाव नहीं जीत करके आए। तो इसीलिए इस देश की जनता की बुद्धिमत्ता पर हम लोगों को विश्वास हमेशा करना चाहिए और लोग करते भी हैं। जाहिर है कि ये सब कोशिशें हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। और जब वोटिंग टाइम आता है, आप देखिएगा 10 विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, तो उसमें क्या उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, तो उसमें क्या असर होता है, वो तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, उसमें दिखाई पड़ेगा। हाँ, राजनीतिज्ञों को अपने प्रयास करने का अधिकार है, वो कर रहे हैं। चलिए देखिए ये प्रयास कहाँ तक पहुँचते हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी हैं कि कोई आम बेच रहा है तो उसने अपना नाम लिख के लगा दिया है, किसी ने दुकान के बाहर अपना नाम लिख के लगा दिया है। रिपोर्टर्स जा रहे हैं, हमारे भी कई रिपोर्टर्स गए हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है, उनकी रिपोर्ट देखिएगा। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, ये जो राजनीति हो रही है इसको लेकर आपकी समझ क्या कहती है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।